हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। कैसे हो सभी? आ गए हम एक और नई क्लास पार्ट 2 में। तो हमारी चैप्टर 3 चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और हमने अपनी फाउंडेशन थोड़ी पॉलिशिंग फिनिशिंग कर ली थी। जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसकी थोड़ी सी पॉलिशिंग फिनिशिंग हमने कर ली थी पार्ट फर्स्ट में। ये हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पार्ट 2। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 ने देखा है वो जाके जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को करके 1.5-2 घंटे का था, उसको अच्छे से देखा हो तो उसमें बिल्कुल क्रीम फाउंडेशन बन जाएगी। और मैं नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं उसी एस्पेक्ट में। तो हमने क्या सीखा था, हमने जहाँ तक सीखा था, जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने ये सीखा था, हमारा ऐसा ग्राफ बना था। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना था, ये एक पॉइंट आया था और हमने एक चीज निकाल ली थी कि कोफिशिएंट्स a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। किस केस में? इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ये इक्वेशन अगर कोफिशिएंट्स अगर ऐसे हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिफाइन करेगा। ये चीज हमने डिराइव कर लिया था, एक फॉर्मूला इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, एक आइडेंटिटी हमने ड्रॉ कर ली थी। नाउ नेक्स्ट तुम्हारे स्क्रीन पे एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा होगा जिसको मैंने अभी लिख दिया है। तो अब आप सोच रहे होगे कि क्या है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पूरा पढ़ लो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और तुम्हारे साथ भी पढ़ता हूँ, नोट डाउन भी कर लेना इसको। क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हमारे फंडे भी साथ के साथ क्लियर होते जाए, और हमारा जो नए नए जो बीच में जो हमें चीज़ें पढ़ना है वो चीज़ें भी हम पढ़ते चले जाए, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए, और बिल्कुल जो हम पढ़ रहे हैं वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। डायरेक्ट कोई सा भी क्वेश्चन है हमको तो लिख देना है सॉल्यूशन। कोई सा भी क्वेश्चन है हमको लिख देना सॉल्यूशन। और क्या लिख देना है? एक वर्ड तो हमको पता ही है, गिवन दैट। ये जो कहानी है, लिखना सीख जाओ अपने स्कूल में अपने टीचरों से। लिखना बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्यारा सीख ही जाना है ना। तो स्कूल तो जाते ही हो, तो कहीं ना कहीं जब तुमको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ तो सर पढ़ा ही रहे हैं, तो उनसे क्या लिखवा रहे हैं इतना तो सीख जाओ। फंडे यहाँ आके भले ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लिखना तो वहां पे सीख जाओ कि कैसे लिखवाते हैं। इतनी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको 2 लाइन में सम अप कर देंगे। और इस क्वेश्चन में बेसिकली सॉल्व करने के पहले ये होता है कि हमें पूछा क्या गया है, इसका माइंड में क्लियर होना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम बिंदास, यूपीएससी में भी क्या है ना, इतने इतने बड़े मोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे उसको देख के घबरा जाते हैं। और जैसे कि तुम्हारे सीबीएसई में भी जो लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जो प्रैक्टिकल वाले कि इतने इतने बड़े और इंटरसेप्ट करने वाले, तो जो लास्ट की जो 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे भी, तो बच्चे बहुत घबराते हैं कि ऐसा आएगा वैसा आएगा। बेसिकली तुम उसको अगर पढ़ने जाओगे ना तो एट लास्ट तुमको पता चलेगा कि साला इतनी बेसिक और इतनी रद्दी चीजें पूछते हैं। वो डरना नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है समझेंगे क्या पूछा गया है, आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल। मतलब रोमिला एक लड़की है जो, इंग्लिश भी जिन बच्चों को कमजोर है वो भी थोड़ा इंग्लिश भी अपनी इंप्रूव करते जाओ क्वेश्चंस के साथ में। वेंट मतलब गई, टू ए स्टेशनरी स्टॉल, एंड परचेज्ड, परचेस करना मतलब खरीदना, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। मतलब क्या? रोमिला एक लड़की है, स्टेशनरी गई, उसने परचेस किया 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज। मतलब 3 फैक्टर्स यहाँ पे दे दिए, अंडरलाइन कर लेते हैं। 2 पेंसिल उसने खरीदी, 3 इरेजर्स खरीदे, कितने रुपए के लिए? 9 रुपए में। एक इंफॉर्मेशन मिल गई हमारे लायक। हर फ्रेंड सोनाली, मतलब रोमिला की बात हो गई, अब उसकी दोस्त सोनाली, सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स। मतलब कि पेंसिल्स और इरेजर्स की उसने देखी नई वेराइटी विद रोमिला के साथ में उसने पेंसिल्स और इरेजर्स की नई वेराइटी देखी। इससे हमको कोई लेना देना नहीं। आगे सी बॉट, तो सी बय का जो रहता है, बय मतलब खरीदना होता है। बय बॉट पास्ट सेंटेंस में उसने मतलब यूज कर लिया, तो सी बॉट उसने खरीदा 4 पेंसिल 6 इरेजर्स, 4 पेंसिल उसने खरीदी, 6 इरेजर्स ऑफ सेम काइंड। मतलब जो ये पेंसिल्स और इरेजर्स थे उसी टाइप के, वेराइटी अलग, उसने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स खरीदे
18 रुपए में। अब उसका क्वेश्चंस का क्या बोलना है, सबसे बड़ी बात भाई, ये सब कहानी तुमने हमको सुना दी, हमको ये बताओ कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। समझ में आ गया, ग्राफिकली मतलब समझ में आता है ना क्या होता है, ग्राफिकली मतलब समझते हो ना, ग्राफिकली का मतलब हमें सर पता है, बिल्कुल ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, जो हमने ग्राफ पेपर कल बात करी थी उसके फॉर्म में ये हमें रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, जो कि हमने कल बात करी थी कि हाँ इसको रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब क्या है, एक्स और वाई और जो ये नंबर्स है, ये नंबर्स और एक्स वाई वेरिएबल्स में अगर तुमने रिप्रेजेंट करके बता दिया तो वो हो जाएगा एल्जेब्रिकली। वर्ड्स को समझो, एल्जेब्रिकली बोला है मतलब कि एक्स वाई नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली बोला है मतलब ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना। फंडे क्लियर, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं। गिवन दैट, हम देखते हैं हम क्या, हमको क्या दिखा है, रोमिला ने 2 पेन 3 पेंसिल 9 रुपए में खरीदी, तो हम सेम चीज यहां से यहां पे टाप देंगे। गिवन दैट रोमिला परचेज्ड, वही के वही वर्ड वहां से टाप लो। रोमिला परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। वहीं के वहीं हम एक चीज और लिख लेंगे, सेम वेराइटी की। देखो ये सेम वेराइटी क्यों बोला, सेम वेराइटी क्यों बोला कि बेटा तुम जो है ना साइमल्टेनियस, मैंने कल बताया था उस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। जो एक्स और वाई है पहली इक्वेशन में, वो दूसरी इक्वेशन में एक्स और वाई वो सेम है, तो ये सेम क्या चीज है तुमको यहाँ पे कैसे पता चल रहा है। उसने क्या बोला, सेम काइंड, सेम वेराइटी सेम काइंड, ठीक है, सेम अलग न्यू वेराइटी देखी लेकिन सेम काइंड की, ठीक है। तो रोमिला ने दूसरा नाम था सोनाली, तो हम क्या लिख देंगे, सोनाली परचेज्ड बोल सकते हैं, या फिर ये नया वर्ड इसने ब्रॉड डाला तो कोई बात नहीं, सोनाली परचेज्ड। सोनाली ने कितनी परचेज की, कहाँ गया भैया, 4 पेंसिल्स एंड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स फॉर ₹18। ठीक है, इन दो चीजों को हम लिख लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। गिवन दैट में हमको ये चीजें बताई हुई है, हमने बड़े आराम से इसको लिख लिया। नाउ नेक्स्ट हम क्या है, यहाँ पे बात क्या चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कि रोमिला ने 2 पेने 3 इरेजर्स 9 रुपए के लिए खरीदे हैं, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है एल्जेब्रिकली एक्स और वाई के फॉर्म में। तो किसको एक्स रखूं किसको वाई रखूं, दिमाग घूम रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का घूम रहा होगा। जो अच्छे बच्चे हैं हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन को बहुत आगे तक सॉल्व भी कर लिया हो, लेकिन बात सॉल्व करने की नहीं है, बात है सीखने की। तो जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है, आओ मैं तुमको सिखाता हूं कि कैसे हर एक पॉइंट, हर तुम एक्स क्या मानोगे वाई क्या मानोगे, इक्वल टू किसके करना है, किसके कितने गुना बोलता है, समझ में नहीं आता है तो ये सारी चीजें कमेंट डाउन कर दिया करो, यहाँ पे मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली मैसेज कर दिया करो कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, उसको भी डील करेंगे अपन। रोमिला ने परचेस की 2 पेंसिल 3 इरेजर्स 9 रुपए के लिए, सोनाली ने परचेस की मतलब खरीदा 4 पेंसिल 6 इरेजर्स 18 रुपए के लिए। तो भैया ये 9 रुपए 18 रुपए नंबर्स की बात चल रही है, 4 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 3 रुपए 6 रुपए नंबर्स की बात चल रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पेंसिल्स और इरेजर्स। तो तुम्हें दो चीजें क्या इन दोनों में कॉमन लग रही है, कॉमन एक्स और वाई दोनों इक्वेशंस में एक ही रहते हैं, तो एक्स और वाई हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी पेंसिल है यहाँ पे भी पेंसिल है, यहाँ पे इरेजर है यहाँ पे भी इरेजर है, तो हम मानते हैं लेट अस कंसीडर दो पेंसिल्स 3 इरेजर्स 9 रुपए के लिए। तो बात पैसे की चल रही है, तो हम ये मान लेंगे कि एक पेंसिल की कीमत, लेट अस कंसीडर क्या, प्राइस। क्यों प्राइस की, क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ वन पेंसिल एक पेंसिल की प्राइस कितनी हो गई, ₹X। हमने मान लिया प्राइस ऑफ अ पेंसिल ₹X, प्राइस ऑफ इरेजर ₹Y। समझ में आया क्यों मैं
एक्स और वाई में प्राइस मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं बेटा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेसिकली दो पेने, एक पेन की कुछ ना कुछ प्राइस रही होगी, तो दो पेने कुछ प्राइस बनाई, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक इरेजर की कुछ प्राइस रही होगी, एक रबर की कुछ प्राइस रही होगी, दोनों को जोड़ा तो 9 रुपए आया। ये बात समझा करो। उसने जब परचेस किया 2 पेन और 3 पेंसिल 9 रुपए के लिए, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए की पेंसिल थी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए का इरेजर था, तो 9 रुपए हुए। वैसे ही 4 पेंसिल्स 4 मल्टीप्लाई बाय एक पेंसिल की कीमत प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एक रबर की कीमत इज इक्वल टू 18 रुपए हुए। इसलिए हमने प्राइस को माना है, और दोनों में पेंसिल कॉमन थी, इरेजर कॉमन था, इसलिए हमको पता है यहाँ पे x कॉमन है, ठीक है, ये x कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, ये x कॉमन है दोनों में, y दोनों में कॉमन है, इसलिए पेंसिल इरेजर कॉमन है, इसलिए हमने पेंसिल की एक पेंसिल की प्राइस x रुपए मान ली, प्राइस ऑफ इरेजर इज y रुपए मान लिया। अब हम इक्वेशन बनाने के लिए एल्जेब्रिकली आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। मैंने पहली क्लास में तुमको बेसिक बिल्कुल चीजें बता रहा हूँ। बोला था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, एक साथ चलने वाली। क्यों? क्योंकि बेटा देख लो, एक साथ जो है वेरिएबल जो है इनके, वो दोनों इक्वेशंस में दो दो कंडीशंस में एक साथ चल रहे हैं, इसलिए इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुमको बनाना बताता हूं कि कैसे इनकी इक्वेशन बनेगी। सब जगह हर जगह वो चीज काम में आ जाएगी। तुमने बेटा ऊपर से ये चीज तुमने नोट डाउन कर ली। तुमने अज्यूम क्या किया कि प्राइस एक पेंसिल की x रुपए है, प्राइस एक इरेजर की y रुपए है। ठीक है, इतनी चीज लिख ली। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, इसको अभी से अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब हम इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे साइड में बनाता हूं, है ना। इसको इधर ले लेता हूं, इसको मैंने ना थोड़ा सा इससे लिख देना था। चलो तुमने तो लिख ही लिया है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं। 2 पेंसिल एंड 3 रबर, मतलब कि रबर की प्राइस थी 9 रुपए, 4 पेंसिल एंड 6 रबर, अरे मतलब इरेजर्स की प्राइस थी 18 रुपए, इरेजर्स ये हो गई। फिर हमने मान लिया था एक पेंसिल की प्राइस कितनी है, एक पेंसिल की प्राइस x रुपए है, एक इरेजर, मैंने जो रबर लिख दिया वो इरेजर है कि प्राइस y रुपए थी। अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो बच्चों लिखना विखना सब दूर की बात है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हमें टोटल 9 रुपए करने हैं। देखो टोटल 9 रुपए करने हैं, टोटल करने हैं 9 रुपए। तो 9 रुपए कैसे बनाओगे? अब तुमको मैं बता देता हूं थंब रूल, ऐसा थंब रूल कि जो आंख मूंद के, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, जिनको नहीं दिक्कत हो रही है उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी जिनको दिक्कत हो रही है, जैसे ये 2-3 टर्म्स आए तो सबसे पहले पकड़ लो 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x रुपए है, तो 2 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय x। एंड जहां पे एंड आ जाए, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, एंड का मतलब होता है बेटा प्लस का साइन मार दो, 3 इरेजर्स, 3 इरेजर्स, एक इरेजर की हमने प्राइस y डिसाइड कर ली है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय y, 2 मल्टीप्लाई बाय x, चलो लिख दो यार समझ में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू कितने रुपए, 9 रुपए। 2 मल्टीप्लाई बाय एक पेंसिल की कीमत, तो 2 पेंसिल की कीमत आ गई, 3 इरेजर्स की कीमत आ गई, उनके पैसे जोड़े तो 9 रुपए टोटल बने। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सब समझ में आ गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन, रोमिला को ब्रॉड करी 4 पेंसिल, रोमिला ने ब्रॉड करी 4 पेंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय एक पेंसिल की कीमत तो x है, तो 4 पेंसिल की कीमत 4x हो जाएगी, प्लस 6 इरेजर्स, 6 इरेजर्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एक इरेजर की कीमत है y, तो कितने रुपए, 18 रुपए के लिए, तो इक्वल टू 18 रुपए आ गए। बात समझ में आई बेटा? यही जो है ना,
यही तुम्हारी इक्वेशन बन गई 1। इन इक्वेशंस के नाम भी दे देते हैं अपन, जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इक्वेशंस। सो हेंस following problem in algebraic equation in algebraic equation is this. Equation number 1, 2x plus 3y is equals to 9, 4x plus 6y is equals to 18। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, बेटा तुमने ये जो सिचुएशन दी थी, इस सिचुएशन को तुमने इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया, तुम्हारा आधा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया है। चीज समझ में आई? बिल्कुल आराम से इसलिए करवा रहा हूँ, जिन बच्चों को आता है बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें आगे और अच्छी चीज मिलने वाली है। जिनको नहीं आता है बिल्कुल शांत दिमाग से तुम्हारे लिए बेटा इतनी धीरे धीरे समझा रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम को एक्स और वाई के टर्म में उतारना, नंबर्स के टर्म्स में उतारना ही होता है एल्जेब्रिकली सोल्व करना। ठीक, कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई है? इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर पूरा इरेज करूंगा, खाली इक्वेशंस हमारे पास रहने देंगे, क्योंकि अब हमको इसको ग्राफ पे बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और ये कर लो, नहीं तो फिर वीडियो ऐसे में ज़्यादा हो जाता है, तुम लोग आके फिर कतराते हो देखने के लिए। ठीक है, ये इतना हो गया, अभी हम इरेज कर देते हैं। आराम से बिल्कुल इसको पूरा उतार लो। बोर्ड अपने पास बेटा लिमिटेड बोर्ड है। सिस्टम, बड़ा सिस्टम भी फ्यूचर में लाएंगे, बाकी रूम छोटा पड़ जाएगा। कुछ ना कुछ तो समस्याएं हमेशा रही रही क्या करो, लेकिन दिन में ड्यूटी, रात को लेक्चर, अभी तो यही चल रहा है अपना, केवल तुम लोगों के लिए। कि जिन लोगों को क्या है ना, मैथ्स से बिल्कुल भयंकर ज़्यादा डर लगता है, उनके लिए बस कर रहा हूँ मैं कि बेटा मैथ्स से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली बस मैथ्स तुम समझ लिया ना, तो डरने की तो कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं रहेगी तुमको। तो हमने इक्वेशंस लिख दी थी। इक्वेशंस क्या है हमारी? इक्वेशंस हमारी जो बन के आ गई थी क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे लाइट ज़्यादा होगा, समझ लो, ये इक्वेशंस लिखा हुआ है। इक्वेशंस हमारे पास में क्या आ गई? 2x plus 3y is equals to 9, फर्स्ट इक्वेशन। 4x plus 6y is equals to 18, सेकेंड इक्वेशंस। दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग क्या डाल देंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हम बताने वाले हैं। तो बिल्कुल तुमको ऐसा नहीं है कि इस पे हाथ से बनाना रहेगा। तुम्हारी एग्जाम्स में तुमको दिया हुआ रहेगा एक ग्रीन पेपर, ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर बेटा तुमको बनाना रहेगा। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। कल थोड़ा छोटा बना दिया था तो मज़ा नहीं आया था। ये हो गया 0 0। ये जो तुम्हारा बड़ा बॉक्स लेगा, इसलिए हम इसमें स्केलिंग कर देंगे। यहाँ पे हम स्केल लिख देंगे, स्केल की प्रैक्टिस डाल लो। ऐसा लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर किस में बात हो रही है ये हमको नहीं पता है, इसलिए हम 1 यूनिट लिख देते हैं। वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो तुम्हारा जो बड़े बड़े बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, तो इसको तुम 1 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिमिलरली इधर भी ड्रॉ कर दोगे तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। थोड़ा और बढ़ा लो, -11। सिमिलरली ऊपर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11। ठीक है, हम रफ वर्क में इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारी ये नेगेटिव यहाँ पे तुमको पता ही है, इसमें एक्सिस भी लिख देना, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगी वाई डैश एक्सिस। 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस का 11 माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस का 12 है, यहीं तक इसको रखते हैं। ठीक है, हमारा ये ग्राफ पेपर हमने ले लिया, उसके ऊपर एक्स एक्सिस डाली, वाई एक्सिस डाली, 1 सेंटीमीटर हमने स्केल रखी। स्केल मत भी रखो तो बेटा उसमें जो बॉक्स रखे हुए रहते हैं ना, वो बॉक्स, जो पहला बॉक्स है ये यहाँ से एक लाइन पे खींच लेना। ये जो पहला बॉक्स ऐसा बना हुआ है, ऐसे पहले बॉक्स पे 1 लिख देना, 2 लिख देना, 3 लिख देना। स्केल की भी कोई जरूरत नहीं है, फ्री हैंड बनाना है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। ठीक है, अब हम वैल्यूज निकालेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमारे पास आ गया 2x + 3y = 9। तो भैया अब तुमको क्या करना है, अब तुमको पॉइंट्स की टेबल बनानी है। पॉइंट्स की टेबल बनानी है तो कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था y की वैल्यू डाल रहे थे और x आ रहा था। आज हम दूसरी मेथड समझ लेते हैं, y की टर्म में इक्वेशन ले आएंगे और x हम डालेंगे। तो क्या होगा, ये 3y को ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 3y = 9। ये 2 उधर चले जाएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 2x, तो y = क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 2x डिवाइड बाय 3। ये बन जाएगी y की टर्म में इक्वेशन। मतलब आप x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आएगी। ये हम फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकाल के मैं रखूंगा कहाँ पे, एक काम करते हैं, वैल्यूज निकाल के मैं जो है ये सारी तुम है ना, इसके बाद में यहाँ तक लिख देना। इसके बाद में जो तुम ये बनाने वाले हो ना, ये जो बॉक्स बनाने वाले हो कि हमने x क्या रखा, y क्या आया, कोई बात नहीं। तुम खाली क्या करना, तुम जितना भी हो सके ना, खाली बस दो ही 2x + 3y = 9। ठीक है, अभी हमको यही कोशिश करनी है, हमें अभी यही कोशिश करनी है कि हम बस 2 ही वैल्यू लें, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही वैल्यू रहती है। तो हमने ये जो है यहाँ पे लाके इसको ऐसा बॉक्स में रख के इसको स्टार मार्क मार दिया। ठीक है, हमने इतना पढ़ा y की टर्म में। अब हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की उससे वैल्यू आएगी। इसके बाद वाला जो कैलकुलेशन है ना, उसको रफ वर्क में कर लेना। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं x = रखता हूँ 0, x = रखता हूँ 0। तो हमारे पास में क्या है, y = है 9 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। x = 0 रखता हूँ तो नाउ 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 = 3। 9 माइनस 2 में 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी होता है तो वो तो 0 हो जाता है, 0 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 9 डिवाइड बाय 3। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। x = जब 0 है तो y = 3। एक चीज और बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ, x 0 कहाँ पे रहता है, y एक्सिस पे रहता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा 0 और 3। अब ये जो है इस चीज को बेटा इरेज कर देता हूँ। क्यों करता हूँ, हमारे पास स्पेस की भी कमी है। दूसरी बात बेटा, इस चीज को तुम नोट डाउन करते जाना, इस चीज को तुम सॉल्व करके बताना, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। मेरा काम है बेटा, हर वक्त में काम नहीं ऐसे नहीं आने वाला हूँ कि तुमको एक एक चीज लिखवाऊं। तुम कॉन्सेप्ट सीखो, मेरा बिल्कुल यही फंडा है। अगर मैंने तुम्हें x = 0 बोला है तो तुमको y = 3 निकालते आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं हाथ पकड़ के बेटा तुमको रटवाने के लिए या फिर घोट के गुट्टी पिलाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मेरा फंडा ये नहीं है कि तुमको बिल्कुल पास करवाना है, मेरा फंडा है कि बेटा तुम अच्छे से समझ के पास हो। ठीक है, समझ गए। x = मैंने 0 रखा तो y = 3 आया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब हमारे पास में क्या है, नाउ थोड़ा इक्वेशन को भी समझो। जैसे कि 9 माइनस, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूं कि चीज सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब हमारे पास में है 9 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। तो ऐसी चीज है कि 9 में से 2x गए डिवाइड बाई 3। अब तुम बोलोगे सर x = 1 रख दो,
समझो, हम यहाँ समझने के लिए आए। तो मैंने माना कि तुमने बोला x इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 1 रखने पे तो y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, y इजिकल्स टू आ जाएगा 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 9 में से 2 गए डिवाइड बाय 3, 9 में से 2 गए तो 7 डिवाइड बाय 3। तो बेटा ये करेंगे क्या, ये हम ऐसा काम करेंगे, हम ऐसा काम कतई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसके जवाब के लिए मैंने x इजिकल्स टू तुमको यहाँ पे 1 रखने के लिए बोला, इसलिए नहीं करेंगे ना बेटा। ये 7 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया, ये 2.333 वाली बात हो गई। तो तुम्हें फ्रैक्शंस में कभी भी ऐसी वैल्यूज y की और x की नहीं निकालनी है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म है ना, ये ऊपर वाली टर्म 9 माइनस 2x जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। क्यों, क्योंकि हमें y की एक मोटी मोटी वैल्यू मिल जाए, जो कि हमने यहाँ बीच में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज थोड़ी निकालनी, हम खुद ही कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब एक लाइन जा रही है उसके ऊपर तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती है। बाकी हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है x और y की मोटी मोटी वैल्यूज निकालना, जो कि एक्सिस पे ये जो नंबर्स है ये नंबर्स दिखा रहे हो और हमारा ग्राफ बन जाए, हमारी लाइन बन जाए। तो इसलिए देखो डायरेक्ट 1 रखता हूं तो क्या आ रहा है, 1 रख रहा हूं तो ये 9 में से 2 जा रहा है तो 7 बच रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखता हूं, मान लो 2 दूआ 4, 9 में से 4 गए तो भी 5 बच रहा है, हम नहीं रखेंगे। अब क्या है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रखा मैंने, तो 3 दूआ 6, 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए तो कितना बचा, 6, 9 में से 6 गए तो 3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम क्या रखेंगे, x इजिकल्स टू 3 रखने पर, x इजिकल्स टू 3 रखने पर पुटिंग x इजिकल्स टू 3 तो क्या होगा, y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, 9 माइनस 3 दूआ 6 डिवाइड बाय 3, 9 में से 6 गए तो 3, 3 डिवाइड बाय 3 1 आ गया। तो मेरे बच्चे तुम क्या लिख दोगे, x इजिकल्स टू तुमने 3 डाला तो y इजिकल्स टू क्या आया 1। समझ में आ गया। इसको अब ड्रॉ करते हैं, इस इक्वेशन को अब ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं। हमने देखा x इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 3, y इजिकल्स टू 3 तो हमको पता है ये, x इजिकल्स टू 0 का है, हाँ बिल्कुल y एक्सिस पे है। तो तुमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया a, और a के कोऑर्डिनेट्स भी तुमने लिख दिए क्या, 0 3। आज बता रहा हूं बात को बिल्कुल प्यारे से समझो। तुमने पॉइंट लिख दिया, तुमने देखा 0 और 3, तुम 3 पे तो पहुंच गए, तुमने 0 देखा तो 0 कहाँ है, y एक्सिस पे x इजिकल्स टू 0, ये रहा x इजिकल्स टू 0 होती है पूरी y एक्सिस पे ऊपर नीचे, वैसे ही x एक्सिस पे y इजिकल्स टू 0 रहता है। ठीक है, तो इस y एक्सिस पे 0 और 3 पॉइंट हमको मिल गया, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने रखा x इजिकल्स टू 3 तो y इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 3 कहाँ है, x इजिकल्स टू 3 ये रहा, y इजिकल्स टू 1 कहाँ है, ये रहा। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, तुमने बोला y इजिकल्स टू 1 पे मैं लाइन खींचता हूँ, तो तुम इधर लाइन खींचते 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 आ गए। अब तुमने बोला x इजिकल्स टू 3 तो y इजिकल्स टू 1 तो ये रहा, y एक्सिस का 1 ये रहा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। बाकी x इजिकल्स टू पॉजिटिव का 3 है तो पॉजिटिव का 3 ये रहा, तो ये क्या हो गया, अगला पॉइंट हमको मिल गया, ये हो गया b पॉइंट नंबर b। और पॉइंट नंबर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हो गया, मैं अंदर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पहले x लिखाता है फिर y, तो x कितना है यहाँ पे 3, y 1। अब हम एक लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल आप बोलोगे 2 पॉइंट्स मिल गए सर, बिल्कुल 100% बना दो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हुए ऐसे लाइन बना दी, बिल्कुल रफ पॉइंट, a पॉइंट 0.3, b पॉइंट 3.1, a पॉइंट ये रहा 0.3, b पॉइंट 3.1। ठीक है, यहाँ तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी, इक्वेशन फर्स्ट में हमने लाइन बना दी। अब इस लाइन के ऊपर मैं लिख दूं, ये जो लाइन है थोड़ी सी तिरछी लग रही होगी, ऐसा फ्री हैंड हम बना सकते हैं, स्केल से खींचोगे तो सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 की कहानी हुई। ठीक है, नोट डाउन बिल्कुल कर लेना, अभी समझते जाओ। फॉर इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड,
इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमारे पास में क्या है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, 6y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 माइनस का 4x, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18 माइनस का 4x डिवाइड बाय 6। ये बन जाएगा, जैसे y इज इक्वल्स टू बनाया था वैसे सेकंड इक्वेशन का हमने y इज इक्वल्स टू बना लिया। बिल्कुल बॉक्स में कैद कर देना, स्टार मार्क मार देना। अब हम इसके लिए बनाएंगे टेबल। ये हो जाएगी x, ये हो जाएगा y। x की वैल्यू क्या रखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा भी कर देता हूँ, ऐसे ही समझ जाना। स्टार मार्क तो तुमने मार ही लिया होगा। ये 18 एक वैल्यू तो रख ही दो, x इज इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो 18 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू मैंने 0 रख दिया, x इज इक्वल्स टू 0 रख दिया तो y इज इक्वल्स टू क्या आया 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18, तो 0 रखने पे ये आ गया 3। ठीक है, एक चीज रखने पे तो हमको आ गया x इज इक्वल्स टू 0 रखने पे। अब नाउ x की क्या वैल्यू रखूँ, नेक्स्ट x की क्या वैल्यू रखूँ कि 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू 1 रखा, मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू 1 रखा तो 18 में से 4 चले जाएंगे 14 हो जाएगा। 14 6 से पूरा डिवाइड नहीं होता है भाई। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। x इज इक्वल्स टू 2 रखता हूँ तो 4 दूआ 8, 18 में से 8 चले जाएंगे। ये सारे कैलकुलेशन माइंड में ही करने हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन हमको ये सब हीट एंड ट्रायल नहीं मानना पड़े। 4 दूआ 8, 18 में से 8 चले जाएंगे 10 बच जाएंगे। 10 से 6 को डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा। अब क्या रखते हो तुम, x इज इक्वल्स टू 3 रखते हो। अगर x इज इक्वल्स टू जब तुम 3 रखते हो तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3 रखते हो तो 4 3 12, 18 में से 12 गए, 18 में से 12 गए तो बच्चे कितने 12 6 18, तो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 रख के देखेंगे, x इज इक्वल्स टू हम 3 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, 18 माइनस 4 3 12 डिवाइड बाई 6, 18 में से 12 गए तो 6, 6 से 6 गया तो बचा 1। बिल्कुल हमारा काम बन गया, हमने 3 रखा तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या काम होता है, अब हमारा है काम कि भाई साहब अब हमारा काम बनता है कि इसको इसके ऊपर प्लॉट करना। प्लॉट करें स्टार्ट। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 3। क्या बात कर रहे हो, एक मिनट देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 3। मेरे हिसाब से बिल्कुल पहला पॉइंट हमने 6y इज इक्वल्स टू 6 6 7 12 6 3 18, ठीक है, माइनस का 4x इधर आ गया था तो हमारा एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे बन गया। देखते हैं, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। बिल्कुल कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं बेटा, करेक्ट टाइम पे मैंने समझ लिया उसको। मुझे लग रहा था एक डाउट आ गया था, बट यहाँ पे मैं अपन डायरेक्ट वापस बैक टू द फंडेस चलते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 3। तो तुम देखोगे x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट कहाँ है, यहीं पे है। तो c पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, एक पॉइंट मिला यहीं पे, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए वापिस वही 0 और 3। नाउ 0 और 3 हो गए। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, x इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 1। ये तुमने देखा तो तुम्हारे ये जो दोनों पॉइंट थे ना, ये दोनों पॉइंट तुम देखोगे कि ये इसके साथ में आ गए। और हमने इस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन यही लाइन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी।
तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ गई है, यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ गई है, यहाँ पे आप देखोगे कि हमने देखा कि x और y की हमने जो वैल्यूज़ रखी, x और y की हमने जो वैल्यूज़ रखी, ये वैल्यूज़ रिपीट हो गई है, वैल्यूज़ रिपीट हो गई है। हर x की और हर y की वैल्यू जो तुम इस इक्वेशन में रखोगे वही सेम टू सेम हर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में आ जाएगी। यहाँ से ये समझ में आता है कि ये जो दोनों है इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर ये बोल लो एक के ऊपर एक दोनों लाइनें रखी हुई है। तो ये जो हमारा सिनेरियो हो गया, ये हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो दोनों लाइनों का ये हो जाएगा, सी पॉइंट आपका ये आ जाएगा और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी वही हो जाएंगे 3 और 1। इस हिसाब से बच्चों आप देखते हैं कि ये जो सारी रामायण हमने सीखी, इसके हिसाब से ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब आप बोलोगे कि सर पिछले वाले केस में आपने बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया था, तो हमें पता चल गया था, हम पता पहले ही कर लेते कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्या हम इस केस में भी पता कर पाएंगे? इस केस में भी पता तुम बिल्कुल 100% कर पाओगे। कैसे कर पाओगे बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो। हमारे पास दो इक्वेशंस ये दी हुई है, दो इक्वेशंस दी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अब यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके देखो कुछ समझ में आता है क्या इन इक्वेशंस के लिए और इस पैरेलल लाइंस के लिए। तो हम देखते हैं a1/a2 क्या आ रहा है। a1/a2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4। ठीक है, इस इक्वेशन को उससे मैं कंपेयर करूंगा। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1, वैसे ही नीचे वाले में a2, b2 और c2। a1/a2 हमने किया तो ये हो गया हमारा 2/4, वैसे ही हमने b1/b2 किया तो ये हो गया हमारा 3/6, और c1/c2 किया हमने c2 किया तो 9/18। तो हम क्या देखते हैं 2 डिवाइड बाय 2 से तो ये कट गया तो 2 दूआ 4, वैसे ही यहाँ से कट गया तो 3 एकम 3, 3 दूआ 6, वैसे ही 9 से कट गया 9 एकम 9, 9 दूनू 18। तो आपने क्या देखा कि जो पैरेलल कोइंसिडेंट लाइंस है उसके लिए इक्वेशन क्या बनी। आप बोलोगे कि सर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास में पैरामीटर जो निकल के आया या फिर जो आइडेंटिटी निकल के आई, रिलेशन निकल के आई, वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चीज़ समझ में आ गई? चीज़ समझ में आ गई। ये रिलेशन हमारा यहाँ से निकल के आ गया। तो आपको क्या समझाना चाह रहा था, इतना बड़ा जो हमने क्वेश्चन किया, सारी जो पूरी भसड़ करी, पूरा इतना कुछ सॉल्व करा, सॉल्व करके हम यहाँ पे भी आए, तो हमें क्या मिला? हमें एट लास्ट यही मिला, हम एल्जेब्रिकली सिचुएशंस को कन्वर्ट करना सीखे, उसके बाद हम पॉइंट्स निकालना सीखे। उसके बाद में हमने क्या देखा पॉइंट्स निकालते हुए ये देखा कि ये ग्राफ पे एक ही लाइन बन के आई, तो हमारे दिमाग में कल वाली बात कौन दी, क्या हम डायरेक्टली इसको बता सकते थे कि ये पैरेलल लाइंस है और ग्राफ ये है? तो बिल्कुल आप बता सकते थे। अगर आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है, दैट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन को करवाने के दो फंडे थे। एक तो तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या था, एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे, सेकंड था ग्राफ के ऊपर कैसे बनाएंगे, और थर्ड था ये आइडेंटिटी निकालना। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। एक बार मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि यार ये दोनों वैल्यूज़ मैंने तुमको क्यों लिखवा दी, एक जैसी क्यों लिखवा दी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो अगर तुम चाहते तो यहाँ से भी लेते इसको, ये वैल्यूज़ भी लेते, अगर मान लो 5 और -4 रहते तब भी जो है ना, तब भी बेटा ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ही लाती, ये दोनों लाइनें सेम ही आती। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन यही करेंगे कि इन दोनों को अलग नहीं करेंगे, एक नहीं करेंगे, इन दोनों को अलग करके रखेंगे, तब भी ये सेम लाइन बनती है। इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में चले गया था। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलो, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आ गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो हमने दो क्वेश्चन समझे, दोनों को ये अभी हो सकता है कि तुमको पहले वहाँ एल्जेब्रिकली बताना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो, तुमको डायरेक्ट भी दे दिया जा सकता है क्वेश्चन, जैसे कि ये दिया है और आपको पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली बताओ, तो कैसे करोगे? आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है आपको, तो हर चीज में आप कर दोगे। क्या बोला इसने कि पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया उसने ऑलरेडी कि जो ट्रेन ए जो जा रही है उसका पाथ, उसका रास्ते जो है इस इक्वेशन से डिफाइन हो रहा है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो ट्रेन का पाथ बी जो है, पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी, जो ट्रेन बी है दूसरी, उसका जो रास्ता है वो इज गिवन बाय द इक्वेशन, वो इस इक्वेशन से दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इनको तुमको ग्राफिकली बताना है। तो आप सबसे पहले क्या लिख लोगे? आप सबसे पहले तो ये लिख लोगे ना, गिवन दैट पाथ ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए का पाथ क्या है? पाथ ऑफ ट्रेन ए x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 1। पाथ ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी का पाथ क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ग्राफ पे तो आपको पता ही है, आप एक्सपर्ट बन गए हो। कुछ नहीं करोगे आप क्या करोगे? ग्राफ पेपर के ऊपर ये x लिख दोगे, इसको x डैश लिख दोगे, ये y लिख दोगे, ये y डैश लिख दोगे। कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही यहाँ पे -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। वैसे ही -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9। एक चीज हम हमेशा नहीं छोड़ेंगे लिखना, वो रहेगा हमारा स्केल। स्केल आप लिख दोगे, एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स जो है वो 1 यूनिट है। सेम टू सेम चीजें वाई एक्सिस पे एक बॉक्स जो है वो 1 यूनिट है। इन सारी चीजों को मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि हमारा जो है एक इसमें भी आ जाए, क्या बोले अपना हैबिट्स में भी आ जाए, तो हमें ये बार बार ये चीज़ें, ये बिल्कुल तुम आराम से बना लोगे। तुमने ये लिख लिया गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1 ये थी, 2 थी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं अब क्या करूँगा, अब हमें बारी बारी x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ऐसा करना है। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम क्या करेंगे, x रखेंगे, y निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो तुम क्या लिख दोगे इस इक्वेशन को, 2y इज इक्वल टू, ये 4 उधर चले जाएगा, 4 ये x उधर जाएगा, ये 4 नेगेटिव था, उधर गया तो पॉजिटिव बन गया, x उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, 4 माइनस x। तो इस इक्वेशन से आप ये निकाल लोगे कि y इज इक्वल टू 4 माइनस x डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा तुम्हारा। अब क्या है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम सिंपल सा है। हमें क्या है, x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यूज आ जाएगी। तो हम हमारा यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। दो वैल्यूज हमको बस निकालनी है, x और y। x इज इक्वल टू क्या रखूँ, पहला ही मैं रख देता हूँ 0, x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ। तो 4 में से 0 जाएंगे तो 4 में से 0 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं एक काम करता हूँ, 4 ही रख देता हूँ, x को जो है 4 ही रख देता हूँ। 4 रख दूंगा तो 4 में से 4 चले जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, 0 डिवाइड बाय 2 0। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट इक्वेशंस हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 कहाँ होता है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 मतलब कि y एक्सिस पे जाऊंगा 2, तो मेरा पॉइंट नंबर a क्या आ गया, मेरा पॉइंट नंबर a। रुक जाओ, पहले तो एक पॉइंट डिफाइन कर लो। सेकेंड,
x इजिकल्स टू 4, y इजिकल्स टू 0। x इजिकल्स टू 4 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट हो गया। दोनों को मैं एक लाइन खींच दूँ सबसे पहले, 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंटों के लिए एक लाइन खींच देता हूँ, ये गई लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गई। इस पॉइंट को मैं a नाम दूंगा, a नाम के कोऑर्डिनेट हमको पता है 0 2, तो मैं 0 और 2 लिख दूंगा। ये सारी चीजें लिखनी है, तुम्हें बताना है। b कोऑर्डिनेट है 4 0, तो ये b के जो कोऑर्डिनेट्स है 4 और 0 मैं ये लिख दूंगा। हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मुझे लगता है कि ठीक है, देख सकते हो, थोड़ा सा समझ सुनोगे समझोगे तो ये चीज़ें तुम लिख भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने पहली इक्वेशन के लिए ड्रॉ की थी। ये कहानी जो है इस हिसाब से हमने ये ड्रॉ कर दिया। इस टेबल को मैं ऊपर बना के रख देता हूँ, ठीक है। इस टेबल को मैं इक्वेशन नंबर 1 वाले टेबल को यहाँ बना के रख देता हूँ, एक्स वाई 0 2 4 0, ठीक। अब इक्वेशन सेकंड के लिए जिस बच्चे को भी लिखना है तो वापस रिवर्स जाके लिख लेना। फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 अभी समझने पे ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इजिकल्स टू 0, तो तुम इसको क्या कर दोगे, इसको कर दोगे तुम 4y इजिकल्स टू, ये 12 उधर चले जाएगा, 12 माइनस 2 2x, तो y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम लिख दोगे y इजिकल्स टू 12 माइनस 2x डिवाइड बाय 4, यही कर दोगे, ये इक्वेशन तुम्हारी बन जाएगी। तो इससे टेबल क्या बनेगी तुम्हारी, इससे टेबल क्या बनेगी, ये सारी स्टेप्स को मैं रब कर दे रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, तुम लोग नोट डाउन बिल्कुल करते जाना है, इतना मैथमेटिक्स अपना खुद को भी चलाना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम टेबल फॉर्म करेंगे, x और y की दो वैल्यूज निकालेंगे। x इजिकल्स टू क्या रख दूं, 0 रख दूं, बिल्कुल x इजिकल्स टू 0 रखता हूं। तो अब हम सोल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 12 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, 12 में से 4 गए तो बचा 3, 4 का 4 दूना 4 3 12, 0 3 आ गया। x इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 3। अब x इजिकल्स टू अगर मैं 1 रखता हूं, x इजिकल्स टू मैं 1 रखता हूं, सॉरी, एक काम करते हैं ऐसा कि मैं इसमें कुछ ऐसी वैल्यू रखूं कि ये 0 ही हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 और 2 निकाला था, तो ऐसी कुछ वैल्यू रखूं कि ये y 0 हो जाए। तो मेरे को दिख रहा है 12 में से क्या माइनस करूं, माइनस कर 2x, x इजिकल्स टू मान लो मैंने 6 रखा, तो 6 दूँ 12, 12 में से 12 गए 0, ये मेरे पास आ गया। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, बट हम ऐसी वैल्यू रखें कि जिससे हमें ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो x इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 3, x इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 3, ये रहा पॉइंट, ये रहा भाई साहब वो पॉइंट, ठीक है। x इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 3 आ गया, x इजिकल्स टू 6, y इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 6, y इजिकल्स टू 0, ये यहाँ पे आ गया। इस हिसाब से ये जो लाइन बनी, ये बनी, ये जा रही, ये जा रही, ये, तो पाथ ए जो था ये हो गया पाथ ए वाली ट्रेन का, ये वाला जो हो गया ये हो गया पाथ बी वाली ट्रेन का। और तुम देख सकते हो कि जो दोनों ट्रेनें हैं वो आपस में टकराएगी थोड़ी, क्रॉस थोड़ी ना करेगी, वो दोनों क्या हो गई, आपस के आपस पैरेलल। तो ये लाइफ का एग्जाम्पल भी हो गया। हम जो चीज़ें सीख रहे हैं कि लाइनें ऐसी हो सकती है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल हो गई, ये पाथ बी हो गया। तो हमारे पास में सी जो कोऑर्डिनेट आया, सी कोऑर्डिनेट ये जो बना, इसके पैरामीटर, ये इतना होच-पोच यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हारे ग्राफ पेपर पे बहुत ही अच्छे से बनेगा, अच्छे से ड्रॉ करना। तो सी पॉइंट था 0 3, वैसा का वैसा ही 0 3 लिख देंगे। डी पॉइंट क्या था 6 0। इस हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया। जो दो ट्रेनें थी वो दो ट्रेनें किस हिसाब से कहाँ जा रही है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का बनाया था टेबल, और ये हमने इक्वेशन नंबर 2 की टेबल बनाई थी। ये ट्रेन ए के लिए बनाया था, ये ट्रेन बी के लिए बनाया था, ठीक है। चीज़ समझ में आनी चाहिए, दिख रहा है कैसा क्या है, वो सारी चीज़ें तुम सब सुन के भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कोई से अगर मुझसे गलती भी हो जाती तो कमेंट डाउन भी कर दिया करो कि सर यहाँ पे तुमसे गलती हो गई या आपसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ भाई। मैं भी बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली अपन सब कुछ ठीक ठाक कर पाएँ, ठीक है। ट्रेन ए हो गई, ट्रेन बी हो गई, दोनों के पाथ हो गए। अब आपका एक और क्वेश्चन उठता है कि सर क्या हम देख के बता सकते थे
कि ये दोनों लाइनें पैरेलल रहेगी, जैसा कि हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के केस में बता दिया। तो मैं बताता हूँ आपको कि बिल्कुल आप बता सकते थे। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और हम देखते हैं कोफिशिएंट्स। सब जो पूरा गेम चल रहा है वो कोफिशिएंट्स का ही चल रहा है। हम देखते हैं कि a1 बाय a2 कितना है। तो फर्स्ट लाइन में a1 था 1, a2 था 2, तो यहाँ से आ गया 1 डिवाइड बाई 2। आप बोलोगे कि चलो सर b1 बाई b2 मैं बता देता हूँ। b1 क्या था, ट्रेन में b1 था यहाँ पे 2 और यहाँ पे b2 था 4, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, दो चीज़ें आ गई। अब हमारा नेक्स्ट था c1 बाई c2 क्या है। c1 बाई c2, c1 था -4, c2 था -12, -4 डिवाइड बाय -12, माइनस माइनस कट गया, 4 3 12, ये आ गया 1 डिवाइड बाय 3। तो आप देखोगे कि हाँ हमारे पास एक और रिलेशन निकल के आया है कि अगर पैरेलल लाइंस है उस केसेस में ये हो जाएगा कि a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल रहेगा b1 डिवाइड बाई b2 के, बट विल नॉट बी इक्वल फॉर c1 बाई c2। ये हो गया बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड वालों के लिए भी डायरेक्टली आता है, सीबीएसई वाले बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऐसा पूछ सकता है कि अगर दो लाइनें रेलवे लाइंस जा रही है तो उनका जो ग्राफ रहेगा उसको रिप्रेजेंट कौन सी इक्वेशन बेस्ट करेगी, तो तुम बोल दोगे कि सर ये इक्वेशन, या फिर आप आंसर में ये इक्वेशन लिख दोगे। दो ट्रेनें अगर जा रही है उनके अलग अलग पास से, तो उनके लिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो वो ये रही इक्वेशन। नोट डाउन कर लो अच्छे से। फिर तीनों जो चीजें हमने सीखी उनको एक बार सम अप कर देता हूं। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अभी मैं इरेज कर देता हूं, अपने पास वैसे भी बिल्कुल टाइम कम है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। पूरी रात हो जाती है, लेक्चर्स बनाओ डालो, उनको थोड़ा बहुत एडिट करो। बहुत बार ऐसा होता है कि लेक्चर्स जो है वो डिलीट हो गए, अच्छे से नहीं बना, वापस बनाओ। तो सब तुम लोगों के लिए मेहनत चल रही है। अभी हम सम अप कर लेते हैं इसको जल्दी से जल्दी। एक 3-4 लाइनों में सम अप अच्छे से कर लेते हैं। फॉर लाइन्स कौन कौन सी लाइन, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। इफ कंडीशन फर्स्ट, अगर लाइनों में इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, तो it represents intersecting lines। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली, समझ भी ली। सेकेंड, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, it represents पैरेलल लाइंस। चीज समझ में आ गई, समझ में आ रही है। थर्ड, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then it represents कोइंसिडेंट लाइंस। समझ में आ गया? ड्रॉ करके बता दूं, ये जो कहानी है इसमें ऐसा रहेगा, एक लाइन दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट कर रही होगी। सेकेंड, अभी जो हमने देखा दोनों लाइनें पैरेलल जा रही होगी। चीज़ समझ में आ गई? दोनों लाइनें पैरेलल जा रही होगी। और थर्ड वाला जो सिनेरियो है, दोनों लाइनें एक दूसरे के, मान लो कि ये लाइन है तो इसके ऊपर ही वो दूसरी लाइन आ रही होगी, कोइंसिडेंट होगी।
ठीक है, तो एक चीज और लिख दूं, इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसको बोल देंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, पैरेलल लाइंस नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। सारी चीजें एक बार में लिख लो, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये सारा जो है ये एक बार में तुम्हारे पास आ गया। इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, तो ये हो गई कंसिस्टेंट इक्वेशंस या फिर पैरेलल लाइंस। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और इसी को साथ में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्या बोलेंगे, अगर ये सिचुएशन फुलफिल होती है तो डिपेंडेंट इक्वेशंस। चीजें समझ में आ गई, चीजें बिल्कुल अच्छे आराम से इसको नोट डाउन कर लो, ये तुमको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है ये पूरी इसके ऊपर ही बेस्ड है, हम सारे क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं उसके। तो 3.1 में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपको यही पूछेगा क्या पैरेलल लाइंस है, लाइंस की इक्वेशन दे देगा, ये चेक करना रहेगा कि पैरेलल लाइंस के लिए ये चेक करेंगे क्या आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, आप डायरेक्टली इससे चेक कर लोगे। आपको बोल देगा आपकी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। आप इन तीनों कंडीशंस को देखोगे, अगर ये कंडीशन आती है तो आप बोल दोगे इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर ये कंडीशन आती है तो आप बोल दोगे ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, डिपेंडेंट इक्वेशन है। अगर ये कंडीशन आती है तो आप बोल दोगे कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम एक्सरसाइज 3.1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सो बच्चों अब हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब हम ये करते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.1 है, देख लेना, सब टेक्स्ट बुक लेके बैठना तभी मजा आएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। इसका 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, और ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा कि थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड ही लगेगी, तो इसको तुम खुद से सॉल्व करना। इसको तुम खुद से सॉल्व करना, नहीं बन पाता है तो मुझको भी बोलना, या फिर हम हमारे पास में अगली क्लास में हम इसको और कर लेंगे। मेरी अभी इच्छा है कि थोड़ी देर हम और लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं, हमने जो सीख लिया है अभी मोटा मोटा उसको जल्दी से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ क्या रहा है, आप भी टेक्स्ट बुक में पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। वो बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यही बात ये बोल रहा है कि तुम इन सारे कंपेयर करो इन रेशियोज को और बताओ कि ये लाइंस जो दी हुई है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। तो फर्स्ट देखते हैं हम इसका, फर्स्ट वाली क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है हमारे पास, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं जो अभी तक हमने सीखा है। तो हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये भी लिख सकते हो। इस केस में c इधर दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो एक्सपर्ट है, कोई समस्या नहीं। वैसे ही आपको दिया रहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग, अब आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म टू द गिवन इक्वेशन, हम यहाँ से क्या लिख लेंगे कि a1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a1 आपको क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 5, a1 दिया हुआ है 5
B1 आपको क्या दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है, B1 प्लस का प्लस दिया हुआ है, प्लस का B1 y है, तो y के जस्ट सामने माइनस का 4 है, तो B1 आ जाएगा माइनस का 4। C1 इजिकल्स टू यहाँ पे प्लस का 8 है, तो ये हो जाएगा 8। वैसे ही आपका आ जाएगा A2 कितना आ जाएगा 7, B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 कितना हो जाएगा माइनस का 9। तो इस हिसाब से अब उसने खुद ने बोला है कि रेशियोज को कंपेयर करके बताओ, तो हम देखते हैं A1 बाय A2 कितना है। A1 बाय A2 हम A1 को A2 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं 5/7 है। सिमिलरली अगला रेशियो देखते हैं B1 बाय B2 क्या है। B1 बाय B2 देखते हैं माइनस का 4 डिवाइड बाय 6, तो आप माइनस का 4 डिवाइड बाय 6 ही छोड़ दोगे क्या? नहीं, ये डिविजिबल हो सकता है, तो इसको थोड़ा आगे डिवाइड करेंगे। 2 दूआ 4, 2 तिया 6, ये माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 बन गया। C1 बाय C2 कितना है 8 डिवाइड बाय माइनस का 9, तो ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा, तो माइनस का 8 डिवाइड बाय 9। तो आप यहां से क्या करोगे, हेंस फ्रॉम अबव रेशियोज, ये लिखना सीख जाओ थोड़ा। अबव रेशियोज वी कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूड करा, हमने ये कंक्लूड करा A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। यहाँ से देख लो A1 बाय A2 5/7 था, ये माइनस का 2/3 है। A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2 में हेंस लाइन्स represented by above equations are A1 by A2 is not equals to B1 by B2, मतलब are intersecting at a point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, हमने चेक कर लिया कैसे हमें इस इक्वेशन दी हुई थी, गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने, अब मैं खुद ही बताओ, अगर इन इक्वेशंस को तुम ड्रॉ करते, एक्स की वैल्यू डालते, वाई डालते, ग्राफ के ऊपर पूरा डालते, फिर तुमको पता चलता कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो कितना बेकार रहता है। यहाँ से तुमने डायरेक्ट इस इक्वेशन से ये रेशोज निकाले और झट से बता दिया कि ये दोनों रेशोज इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक पॉइंट पे काट रही है, और यहाँ तक कि तुमको ये भी पता चल गया इससे कि ये एक पॉइंट पे काट रही, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एकमात्र एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो लाइनें केवल एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काट सकती है। अब जैसे ये काट के इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, तो डबल घूम के थोड़ी आएगी काटने। क्वेश्चन सही हो गया, सॉर्ट आउट हो गया क्वेश्चन। इरेज कर दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक है, सेकंड चलते हैं। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस तुमको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अगली क्लास जो है ना, अभी 1 घंटे की हमारी, 1 सवा घंटे की, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लास में हमने ये जो अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए ना, ये सारे क्वेश्चंस हो जाए। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। हमें पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेकेंड क्वेश्चन। अब हमको इन सारे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना है। कैसे दिया हुआ है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल्स टू 0। सॉल्यूशन मारेंगे जल्दी से जल्दी। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं रहता है, ये बच्चे देख के सॉल्व कर चुके होंगे अभी तक। तो हमको चूंकि अभी क्या है, 10th में हम आए हैं, हमको सब चीज़ें पता है, लेकिन हमको लिख के सब बताना है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, a1 इजिकल्स टू 9 दिया हुआ है, b1 इजिकल्स टू 3 दिया हुआ है, c1 इजिकल्स टू 12 दिया हुआ है, वैसे ही a2 इजिकल्स टू 18 दिया हुआ है, b2 इजिकल्स टू 6 दिया हुआ है, c2 इजिकल्स टू 24 दिया हुआ है। हम देख लेंगे a1 बाई a2 कितना है, 9/18। 9/18 ही कर दोगे क्या? नहीं, इन सबको डिवाइड करके छोटे से छोटे टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ये डिविजिबल है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। सिमिलरली b1/b2 इजिकल्स टू कितना है, 3/6।
3/6, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 1/2 2 इक्वल हो गए। C1/C2, C1/C2 क्या है 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनों 24। तो हम देखते हैं कि इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ गया, इक्वल टू C1/C2 आ गया। कैसे? A1/A2 1/2 था, ये 1/2 था, ये 1/2 था, ये आ गया 1/2 1/2 3। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने प्रीवियसली देखा, ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के साथ साथ क्या बोल सकते हैं? ये हो गई कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इतने से ही हमारा पेट नहीं भराएगा, इसको हम और क्या बोलेंगे? ये इक्वेशंस डिपेंडेंट इक्वेशंस है, डिपेंडेंट इक्वेशंस है। इतने से भी हमारा पेट नहीं भराएगा, हम क्या बोलेंगे? इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। एक क्वेश्चन करेंगे, 10 चीजें माइंड में लेके चलेंगे जो पूछी गई। क्या ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट इक्वेशंस है? बिल्कुल कंसिस्टेंट है। क्या ये इक्वेशंस डिपेंडेंट इक्वेशंस है? बिल्कुल डिपेंडेंट इक्वेशंस है। क्या इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे? बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, साथ के साथ में 10 चीजें हमको और दिमाग में लेके चलनी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन पे हमारा खत्म हो गया। रब कर देता हूं, जिसको उतारना है बेटा वो उतार लेना, लाड़ लो। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। कंपेयर कर लो ऊपर से जल्दी से जल्दी। सारी जो लाइनें हैं ना, कंपेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सब तुम लिखना खुद सीख जाना। इसके लिए मेरे को मत परेशान करना। लिखना क्या है, जो दिया हुआ है उसको पहले एक बार लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, उस पे कंपेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। A2 = 2, B2 = -3, तो यहाँ पे y के सामने कुछ नहीं है तो -1 आ जाएगा। C2 = आ जाएगा 9। अब तुम कंपेयर करोगे A1/A2, तो तुमने देखा 6/2, 3 दूआ 6, ठीक है, 2 तिया 6, 3/1। अब आपने देखा B1/B2 दिया हुआ है -3 -1, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। C1/C2 क्या है? दिया हुआ है 10/9। यहाँ से दो चीज़ें समझ में आ गई कि भाई साहब A1/A2 B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ से हम कौन कौन से रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे? यहाँ से हम रिजल्ट्स ड्रॉ कर लेंगे कि ये जो है ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इतना तो हमने सीख लिया। पैरेलल लाइंस, यहाँ पे हमारा पेट नहीं भराएगा, हम इसको क्या बोलेंगे? ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा नहीं पेट भराएगा, हम इसको बोलेंगे कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तब जाके हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी कि ये जो इक्वेशंस है ये इन सारी चीज़ों को बताती है। हम सारी एग्जाम्स में भी ये सारे पॉइंट्स लिख के आएंगे। तो ठीक है, 3 क्वेश्चंस में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया? फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि क्रॉस कर लिया लाइन है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया कोइंसिडेंट लाइन से। ये जो थर्ड क्वेश्चन हो गया पैरेलल लाइन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा बेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इरेज कर दूं? कर देते हैं भैया इरेज। देखा, एक चीज पूछ ली। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा तुम्हारा, वो क्या पूछ रहा है? वो कोई नई बात नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारा वो क्या बोल रहा है?
कंपेयरिंग A1 by B1, A1 by A2, B1 by B2, C1 by B2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. ये पूछने का बोल रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आई और कोइंसिडेंट लाइंस आई तो कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल लाइंस आई तो इनकंसिस्टेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी अपन कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, खाली बताना है तुमको रेशो से कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। जो चीज़ हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में करी वहाँ पे तुमको ये बताना थी पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। यहाँ पे ये बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इक्वेशंस तुमको दी है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब तुम क्या है, अब तुम इससे कंपेयर कर लोगे। अगर ऐसी इक्वेशन आई तो हम क्या कर लेंगे, a1x + b1y = c1। मैंने बताई है वो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से तुम इसको लिख सकते हो, इधर भी उधर भी। हाँ, तो हम क्या लिख देंगे, a1 = 3, सेम कहानी, b1 = 2, c1 = 5, a2 = 2, b2 = -3, c2 = 7। कर दोगे यहाँ से a1 by a2 कितना हो गया 3/2, b1 by b2 कितना हो गया 2/-3, तो इस 2/-3 तो इसको माइनस को ऊपर ले लो, -2/3। c1 by c2 कितना आ गया 5/7। देख के समझ में आ रहा है ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। क्या क्या इक्वल नहीं है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकलते हैं वो कंसिस्टेंट है, तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा, इसलिए ये हो गया ही कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट मतलब जिसका एक आधा सॉल्यूशन भी ये करता हो, एग्जिस्ट करता हो। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट मुझे लगता है कंप्लीट हो गया तुम्हारा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़े आगे। चलो बेटा इसको इरेज मार देते हैं, आराम से रुक के लिख लिया करना बेटा। जिन बच्चों को लिखने की ज़्यादा ये है वो बिल्कुल लिख लिया करना, सजा लेना। अभी मेरा बस खाली इतनी हेल्प रखो कि सर ने इस क्वेश्चन को बताया कैसे करना है और ये क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आसान सा है। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे ज़रूर जवाब देना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर ग्रुप में, या उसको डालना है, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करके डालना है। ये तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में करवाता हूँ, जो थोड़ा सा एंटिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/2x + 5/3y = 7। 9x - 10y = 14। ये दो इक्वेशंस दी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। a1 हमें दिया है 3/2, b1 हमें दिया है 5/3, पॉजिटिव ही दिया ना, ठीक है। क्वेश्चन तो देखते से ही सॉल्व हो जाना चाहिए। 7, a2 दिया है 9, b2 दिया है -10, c2 दिया है 14। a1 by a2 कैसे निकालोगे, इसलिए इस क्वेश्चन पे आया मैं। a1 by a2 कैसे निकालोगे बच्चों, इसको लिखोगे तुम 3/2 मल्टीप्लाई बाय a2 नीचे था, a1 को तुमने लिखा 3/2, ऊपर लिख दिया 1/a2। a2 कितना था 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9। 3 से 3 कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 दूआ 6, तो ये हो जाएगा 1/6। वैसे ही बच्चों b1 by b2 कैसे करोगे, b1 है तुम्हारा 5/3, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय -10 है, तो 1/-10। तो ये कितना हो गया, 5 दूआ 10, ये भी कटा, 3 दूआ 6, बाकी 1/-6, तो ये -1/6 आ गया। a1 by a2 1/6 आया, b1 by b2 -1/6 आया। इस चीज़ को बेटा बिल्कुल शांति से और आराम से करना है। c1 by c2 = 7/14, 1/2, 7 दूआ 14। तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आया, a1 by a2 1/6 है, b1 by b2 -1/6 है, तो क्या है दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2।
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा कि फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक, फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ में आ गई चीज। चलो इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया कंसिस्टेंट। इन चीज़ों को समझ जाना, इन चीज़ों में किसी को ये नहीं होना चाहिए 3/2 इसको लिख दो मल्टीप्लाई बाय, इसको ऊपर A2 को भी वापस नीचे रखो तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9 A2 हो गया, वैसे 1/B2 तो 1/-10 ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक। ये हो गए तुम्हारे डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन तुम बना लोगे, लेकिन बनवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो तुम बना लोगे मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो तुम बना लोगे भाई साहब, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तुम बना लोगे। तो अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस वगैरह तो तुम्हारे सॉल्व होते रहेंगे, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चूँकि अब हमने ये सारी चीज़ें सीख ली है, तो तुम्हारे बता दूं एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड वाले बच्चे ये जो डायरेक्ट हमने इक्वेशंस लिखी थी ये बहुत ही ज़्यादा बेटा डायरेक्टली काम आती है तुम्हारे लिए। डायरेक्ट तुमको ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस बताओ, कोइंसिडेंट लाइंस की बताओ, और यहाँ फिर इक्वेशन दी है तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो ये जो है तुम्हारे बिल्कुल एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, सीबीएसई वाले बोर्ड्स बच्चों के लिए ये जो इक्वेशंस है ऐसी इक्वेशंस दे दी जाएगी। अब तुमको बेटा ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, और तुमको बताना पड़ेगा कि हाँ ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। 2 इक्वेशंस दे देगा और बोल देगा कि दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो तुमको ऐसा नहीं दिया जाएगा एमपी बोर्ड वालों के लिए जैसे कि तुमको डायरेक्टली दे दिया जाएगा। तुमको इक्वेशंस दी जाएगी, इसको रफ वर्क में तुमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में देखा। उस हिसाब से तुमको ट्रू और फॉल्स लगाने पड़ेंगे। तो बेटा तुम्हारी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको मैथ्स में अगर सही में एक्चुअल में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो ये जो बता रहा हूँ इसकी बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लेना, इससे अलावा कुछ नहीं आता है। बस सीबीएसई वाले बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए यही समस्या है कि तुमको बेटा प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना, तो तुम्हारे हाथ उतने नहीं चलेंगे, तुम्हारा टाइम कम पड़ जाएगा। टाइम रिड्यूस करना है हमको। जो क्वेश्चंस जैसे कि ये जो इक्वेशंस है इनमें देख देख के क्वेश्चंस अपने बनने चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, तो अब फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हारा टाइम जा रहा है, या फिर एमसीक्यूज में तुमको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम वहीं पे अटक गए। ये सारे कैलकुलेशन जो हमने करे ये हमको माइंड में करने हैं। जितना हो सके हम माइंड से सारे कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे। रफ वर्क जितना हो सके उतना कम करो, टाइम बचता है। और यही जो हैबिट है ये मुझे भी बाद में बहुत काम आई थी, क्योंकि करते करते क्या है ना, तुम्हारे हाथ फिर बंद हो जाते हैं, दिमाग कैलकुलेशंस करता है। जैसे इक्वेशन मैंने दे दी तो वो डायरेक्ट तुम सोच लोगे, तुम्हारे एमसीक्यू डायरेक्ट बन जाएंगे, ट्रू फॉल्स डायरेक्ट बन जाएंगे। हाँ, जहाँ पे सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम लिखेंगे ना, सॉल्व करने पे हमें स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, इसलिए हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें। इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये क्लास अपनी यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। हमने कॉन्सेप्ट सीखे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करे, हम ग्राफिकली डिज़ाइन करना सीखा, हमने रिप्रेजेंट करना, हमने एल्जेब्रिकली सिचुएशंस को कन्वर्ट करना सीखा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस की टर्म्स एंड कंडीशंस देखी कोफिशिएंट्स के रेशोस केस में। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। कीप इट अप, अच्छे से इसको समझ लो, वीडियो को देख लो। सेकंड वीडियो है ये अपना, पार्ट 2 अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में हम क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल्स क्वेश्चन। ठीक है, मिलता हूँ, बाय बाय।